विद्यार्थियों, कल के बाद आज का टॉपिक अलग रहेगा। निषेचन आज रहेगा। कल परागण हो गया था। परागण के बाद आगे वाला टॉपिक रहता है निषेचन। लेकिन परागण और निषेचन के बीच में कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो पराग नल का निर्माण इत्यादि के बारे में आपको बताना है। तो ये चित्र मैंने बनाया, इसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया है, पहले बता चुका हूँ कि परागकण परिपक्व हो जाता है, उसका चित्र में बता चुका हूँ। बाहरी परत को एक्साइन कहते हैं, हिंदी में लिख दिया है बाह्य परत। अंदर वाली को इंटाइन कहते हैं, अंतर परत लिख दिया है। तो बाहर वाली परत स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। क्योंकि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता। धूल में, मिट्टी में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह सुरक्षित बना रहता है। इसलिए यह स्पोरोपोलेनिन की परत होती है। बाहर वाली परत स्पोरोपोलेनिन की होती है। अंदर वाली जो परत है, अंतर परत लिखा है इंटाइन, ये पेक्टोसेल्यूलोज की होती है। यह जल अवशोषित करती है और फिर जल अवशोषित करके इसको जनन छिद्र के द्वारा यह नर जनन जो केंद्रक है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है। तो ये काय केंद्र 5 भाग होते हैं। बाह्य परत है, अंतर परत है, काय केंद्रक है, जनन केंद्रक है और जनन छिद्र है। इतनी चीज परिपक्व हो जाता है। परिपक्व परागकण होने के बाद फिर वह परागण क्रिया, कल मैंने बताई, परागण क्रिया के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, अथवा तो कृत्रिम रूप से करें तो मानव के द्वारा भी यह क्रिया होती है। परागण क्रिया कहलाती है। परागण क्रिया में क्या है कि नर युग्मक परागकण यहाँ आ जाता है। ये परागकण यहाँ पर आ जाता है। परागकण यहाँ पर जो नमी, जो वर्तिकाग्र पर नमी है उसके द्वारा अवशोषित करके इसमें से पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका निकलती है। सामान्यतः पराग नलिका एक बनती है 80% कुल में, पौधों के 80% कुल में एक पराग नलिका बनती है। कभी 2 बनती है और कभी कभी 3 पराग नलिका भी बनती हैं। इसके पराग नलिका के बाद पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है और पराग नलिका अंदर 3 तरह से प्रवेश करती है। कितने तरह से करती है? 3 तरह से। पहला जो अधिकांशतः प्रवेश है वो बीजांड द्वारी प्रवेश, मैंने लिखा हुआ है। ये वाला क्षेत्र है वह बीजांड द्वार क्षेत्र रहता है और इसके अपोजिट में ये निभाग क्षेत्र रहता है। ये वाला निभाग क्षेत्र है और ये बीजांड द्वारी क्षेत्र है। तो ये बीजांड द्वारी क्षेत्र अधिकांशतः पराग नलिका विकास करती हुई और यह बीजांड द्वारी क्षेत्र प्रवेश करती है। कुछ नलिकाएं निभाग वाले रीजन से प्रवेश करती हैं, कुछ दोनों से न करके बीच एक अध्यावरण वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है। 3 तरह से पराग नलिका प्रवेश करती है बीजांड में। जो मैं बताया आपको, ये जायांगा भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय बीजांड है, बीजांड भ्रूणकोश है। पुनः रिपीट करो, सेंटेंस क्लियर हो जाए। भ्रूणकोश कल बताया था मैंने, 8 केंद्र की 7 कोश की संरचना होती है। 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 3 केंद्रक तो इधर है, 1 2 3 केंद्रक इधर है 6 और 2 इधर हो जाते हैं। तो केंद्रक हो जाते 8 और कोशिका हो जाती हैं 7। तो 7 कोश की 8 केंद्र की भ्रूण कोशिका, चित्र भी आता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है चित्र का भी। तो ये ऐसे प्रवेश करती है। आगे वाला जब प्रवेश करने के बाद जो पराग नलिका, मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। निषेचन क्रिया क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, नर और मादा युग्मक का संलयन ही निषेचन क्रिया कहलाता है। आगे इसमें देखें, सबसे पहले क्या होती, पराग नलिका फटती है और यहाँ ध्यान से समझेंगे। प्रथम नर, ये वाला है प्रथम नर युग्मक है, तो प्रथम नर युग्मक और ये अंड कोशिका, ये वाली मुख्य बीजांड द्वार के पास है, ये मादा युग्मक है या ये अंड कोशिका है। मैंने आपको वहां भी लिखा है, अंड कोशिका है। ये नर युग्मक और मादा युग्मक ये प्रथम बार होता है। ये प्रथम बार क्रिया हो रही है, इसलिए इसको प्रथम निषेचन कहते हैं। और
इसमें वास्तव में नर युग्मक और वास्तव में मादा युग्मक मिलते हैं, इसलिए इसको सत्य निषेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। प्रथम निषेचन कहेंगे या सत्य निषेचन, दोनों का एक ही पॉइंट है। सत्य निषेचन कहें या प्रथम निषेचन, क्योंकि प्रथम बार हो रही इसलिए प्रथम है, और वास्तव में नर युग्मक और वास्तव में मादा युग्मक मिलते सत्य निषेचन है। इससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट कहते हैं अंग्रेजी में, और जाइगोट से और डेवलपमेंट होता है, विकास के क्रम चलते हैं और भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण के बाद फिर और डेवलपमेंट होता है और बीज का निर्माण हो जाता है। ये हुआ प्रथम निषेचन के बारे में। प्रथम नर युग्मक और अंडकोशिका मिलती है। आगे वाला पॉइंट है इसका दूसरा नर युग्मक। ये पहला वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा नर युग्मक, नर युग्मक द्वितीय, द्वितीय जो नर युग्मक है वह द्वितीयक केंद्रक से सहयोग करता है। ध्यान से समझे थोड़ा, ये द्वितीय नर युग्मक है और बीच में द्वितीयक केंद्रक में लिखा हुआ है, द्वितीयक केंद्रक। ये द्वितीयक केंद्रक से सहयोग करता है, क्योंकि ये प्रथम बार ये निषेचन हो चुका है और आगे जो निषेचन होगा, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहेंगे। दोहरा निषेचन कहेंगे, दोहरा निषेचन कहेंगे। और यहाँ पर देखें, एक बार बता दूं, यहाँ पर अगुणित संख्या है, यहाँ पर अगुणित संख्या है, यहाँ पर 2n अवस्था दुगुणित हो जाएगी और ये भ्रूण भी 2n हो जाएगा और बीज भी 2n अवस्था में रहेगा। यहाँ पर क्या अंतर है? ये द्वितीय नर युग्मक अगुणित संख्या है और ये दो केंद्रक मिले हुए हैं। द्वितीय केंद्रक में पहले से दो केंद्रक मिले हुए हैं, इसमें दो केंद्रक मिले हुए हैं। यहाँ पर पहले से बताया, तो सिंगल एन और 2n दोहरा निषेचन होता है और इसमें भ्रूण पोष का निर्माण होता है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, भ्रूण पोष, भ्रूण कोश का निर्माण होता है और यह 3n बन जाता है। अगुणित और दुगुणित मिलकर के त्रिगुणित कहलाता है, 3n होता है, इसलिए इसको त्रक संलयन भी कहते हैं। तीन केंद्रक मिल जाते हैं, तीन केंद्रक के मिलने को तीन केंद्रक के मिलने को, संयोग होने को क्या कहते हैं? त्रक संलयन कहते हैं। त्रक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इससे क्या होता है? इससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। आगे वाला ये क्या था? ये मैंने बताया था, ये था भ्रूण कोश। ये कल उस दिन मैंने बता दिया था, चित्र देख लें। ये वाला 3 कोशिका इधर, 3 कोशिका इधर, 2 कोशिका इधर, ये अध्यावरण, और ये वाला, ये अध्यावरण से पहले की स्थिति रहेगी तो कहलाएगा ये भ्रूण कोश। थोड़ा क्लियर करें इस बात को, कंफ्यूजन नहीं है। ये वाला भ्रूण कोश है और ये भ्रूण कोश है। ये भ्रूण क्या करता है? ये जो भ्रूण है इसको ये पोषण प्रदान करता है। भ्रूण जो बनता है, डेवलपमेंट होता है, उस भ्रूण को यह पोषण प्रदान करता है। आगे इसके और इधर इसके बारे में और बताऊं। पोषण प्रदान करता है।
भ्रूणपोष पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को मैं लिखा था पहले भी, ये पोषण प्रदान करता है और इसके आधार पर बीज को पोषण प्रदान करता है। इसको बीज को पहले भ्रूणपोष बनेगा, फिर बीज को पोषण प्रदान करता है। इसके आधार पर बीज 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष के आधार पर बीजों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक पॉइंट है अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी इसका अर्थ हो गया, इसका उदाहरण है द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं वो इसी में आते हैं। द्विबीजपत्री बीज होते हैं, पादप के मुझे बात है कि ये कैसे हुआ, लेकिन और क्लियर करने के लिए इसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं। चना, मटर, अरहर, दाल वाले पौधे। ये अभ्रूणपोषी का अर्थ होता है कि बीजों के विकास में पूरा भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है, भ्रूणपोष बचता नहीं, इसलिए ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी कहते हैं। भ्रूणपोष बचता नहीं। तो आगे वाला प्रकार है भ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी बीज क्या है? भ्रूणपोषी बीज का एग्जाम्पल है एकबीजपत्री बीज। इसमें आते हैं गेहूं, मक्का, चावल, इसमें चना, मटर है, दालें हैं। इसमें गेहूं, चावल, मक्का ये भी पत्री होते हैं, क्योंकि भ्रूण के विकास में, बीज के विकास में भ्रूणपोष बचा रहता है, भ्रूणपोष रहता है, इसलिए ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी कहते हैं। एक बीज। एक और है, तीसरा प्रकार है परिभ्रूणपोषी। परिभ्रूणपोषी क्या है? इसका एग्जाम्पल है काली मिर्च और चुकंदर। तो इसका पहला प्रकार जो है अभ्रूणपोषी, माने भ्रूणपोष शेष नहीं बचता नहीं है, भ्रूणपोष पाया नहीं जाता, समाप्त हो जाता है, इसलिए अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। और द्विबीजपत्री बीजों में पाया जाता है, चना, मटर, अरहर, दाल वाली फसलों में पाया जाता है। और भ्रूणपोषी बीज वे होते हैं जिनके विकास में भ्रूणपोष बचा रहता है, इनको कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। और ये एकबीजपत्री में पाए जाते हैं गेहूं, चावल, मक्का, धान, जौ। परिभ्रूणपोषी है, दोनों के बीच की स्थिति है, न तो पूरा समाप्त होता है और न समाप्त होता, थोड़ा बचता, परत के रूप में भ्रूणपोष रह जाता है। ऐसे को बीज को कहते हैं परिभ्रूणपोष। काली मिर्च और चुकंदर में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। आगे है, इसके बाद है भ्रूणपोष के प्रकार। और अभी थोड़ा बच गया है, ये क्लियर हो गया होगा। कितना समय बाद ये भ्रूणपोष के प्रकार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है केंद्रीय भ्रूणपोष। और दूसरा पॉइंट है कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा है माध्यमिक भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष क्या है कि इसमें
केंद्रक बनते, एक में बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक की संख्या बहुत होती है। एग्जाम्पल है नारियल का पानी। नारियल है जो उसमें पानी होता है, जो नारियल में भीतर वो कोकोनट वो है, इसका एग्जाम्पल है। केंद्रक पाए जाते, तैरते रहते। भ्रूण पोष पोषण प्रदान करता है, उसको पोषण देता रहता है, जिससे क्योंकि बीमार व्यक्ति को भी या सामान्य व्यक्ति के लिए ये ऊर्जा प्रदान करता है। भ्रूण पोष केंद्र की होता है। केंद्रक पाए जाते, तैरते रहते केंद्र। दूसरा है कोशिकीय। इसमें ये है कि ये केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रक में कोशिका पाई जाएगी। केंद्रक पाया जाएगा, कोशिका पाई जाएगी। केंद्रक पाया जाएगा, कोशिका पाई जाती है। ये कोशिकीय प्रकार का भ्रूण पोष होता है। माध्यमिक में है कि एक केंद्रक और कोशिका पाई जाएगी, बाकी केंद्रक पाए जाते हैं। तो माध्यम माने दोनों के प्रकार का होता है। तो ये भ्रूण पोष इस प्रकार से पोषण प्रदान करता है और इस प्रकार से यह भ्रूण पोष का परिवर्तन तक और भ्रूण पोष का प्रकार तक इसमें पूरा कंप्लीट होता है। और यह अब इसके बाद ये निषेचन का स्टेप पूरा होता है। निषेचन का प्रकार पूरा, इसको पुनः रिपीट कर देंगे इसको यहाँ से। निषेचन है ये। निषेचन में बताया था मैंने कि नर और मादा युग्मक का मिलना होता है और नर और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो ये जायगोट बनता है। जायगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज बनता है। और पुनः इसको रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार कि ये क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला तो जो पराग नलिका पहुंचती है, पराग नलिका प्रवेश करती है, पराग नलिका के द्वारा केंद्रक मिलता है। तो प्रथम नर युग्मक पहले और मादा युग्मक मिलते हैं, दोनों अगुणित अवस्था में होते हैं और यह प्रथम निषेचन कहलाता है, क्योंकि प्रथम बार मिलते हैं, इसलिए इसको प्रथम निषेचन कहते हैं। और वास्तव में नर युग्मक को वास्तव में मादा युग्मक मिलते हैं, इसलिए इसको सत्य निषेचन कहते हैं। इससे युग्मन जायगोट का निर्माण होता है। अगुणित अगुणित मिलकर दुगुणित बनाते हैं और इसमें विकास होता है और भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद बीज का निर्माण हो जाता है। यह प्रथम निषेचन में होता है। द्वितीय निषेचन में क्वेश्चन इस प्रकार से हो रहा है कि द्वितीय निषेचन क्या है। जब प्रथम निषेचन हो चुका होता है उसके बाद आवृत बीजियों में यह दोहरा निषेचन पाया जाता था। डॉक्टर S.G. निवासचंद ने ये दोहरे निषेचन के बारे में बताया था। डॉक्टर S.G. निवासचंद 1998। S.G. निवासचंद 1898 में सबसे पहले आवर्त बीजी में आवर्त बीजी में S.G. निवासचंद ने बताया कि आवर्त बीजी पौधों का एक विशेष गुण होता है, इनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो दोहरा निषेचन क्या है, पहले रिपीट करो। द्वितीय केंद्रक और द्वितीय केंद्रक माने अगुणित और दुगुणित मिलते हैं, दोबारा निषेचन होता है, इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। इसको डॉक्टर S.G. निवासचंद ने बताया। यह आवर्त बीजों का प्रमुख लक्षण होता है और इसको तृक संलयन भी कहते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में तृक संलयन के नाम से भी दोहराता है। तृक संलयन क्या, तीन केंद्रक का मिलना तृक संलयन कहलाता है। तीन केंद्रक कौन से होते हैं। एक तो होता है द्वितीय केंद्रक, अगुणित होता है। द्वितीय केंद्रक दुगुणित होता है। अगुणित और दुगुणित ये पराग नलिका में एक है और ये दुगुणित हो जाते हैं, तो तीन केंद्रक मिल जाते हैं, जिसको तृक संलयन कहते हैं। केंद्रक एक अगुणित और दूसरा द्वितीय केंद्रक में मिल जाता है, इसलिए यह तीन केंद्रक मिलते हैं, इसलिए तृक संलयन कहते हैं। और तृक संलयन के द्वारा ही भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, चाहे तृक संलयन कहें या भ्रूण पोष का निर्माण कहें या दोहरा निषेचन कहें। क्वेश्चन कई दो तीन तरीके से आता है, लेकिन मैंने तीनों तरीके इसके बता दिए हैं। ये भ्रूण पोष के बारे में। फिर आगे वाला स्टेप है भ्रूण पोष। तीन प्रकार के होते हैं बीज, एक होते हैं अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री होते हैं और एक होते हैं भ्रूणपोषी एक बीजपत्री होते हैं और परिभ्रूणपोषी काली मिर्च सुगंध, इसमें मध्य की स्थिति बनती है। इस प्रकार से बीज तीन प्रकार के हो जाते हैं। और आगे वाला स्टेप भ्रूण पोष के प्रकार, ये केंद्रीय कोश की और माध्यमिक प्रकार से ये टॉपिक आज का पूरा हुआ। संबंधित क्वेश्चन और होंगे तो और बता दें। ठीक है।